नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं कैपिटल टीवी पे कि 2024 में प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है, कोई खाली नहीं हो रहा, वो बैठेंगे। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक शख्स जो अपने सपने के धुन में, उस सनक में बहुत आगे निकल गया है, उसके बारे में जानना समझना देश को ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि देश के लिए कुछ नेता खतरनाक हैं, विषधर हैं, देश को तोड़ने और देश को तबाह और बर्बाद करने में वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ऐसे नेताओं से बच के रहना ज़रूरी है। ऐसे ही नेताओं के लिस्ट में जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की सनक कहाँ, कैसे, कब और कितनी दूर तक पहुंची है, जानने और समझने के लिए हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार मनीष जी। ये आपके दोस्त प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं बहुत, ये बताइए कि क्या ये जो प्रधानमंत्री बनने की उनकी ललक है, ये कोई इनके अंदर बैठा हुआ अभिमानी आत्मकामी व्यक्ति है या फिर कोई जेन्युइनली ये सोच रहे हैं कि भाई हमको प्रधानमंत्री बनना है? देखिए, अगर 0 लोकसभा सीट से कोई प्रधानमंत्री बन सकता हो तो वो दावेदारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए या सांसद बनने के लिए तो मानसिक दिवालिया ना हो, ये भी आवश्यक है। जिस दिशा में जा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़े दिनों में वो योग्यता भी समाप्त होने वाली है कि सांसद का चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। मुझे लगता है केजरीवाल इस मामले में भी योग्य हो जाएंगे जिस दिशा में इस वक्त वो चल पड़े हैं। लेकिन क्या सत्ता के लोभी हैं? हाँ। क्या मन में लालसा है? क्या उसके लिए कोई भी झूठ, छल कपट, साजिश, षड्यंत्र कुछ भी करने को तैयार है? जनता देख रही है, जनता उनका व्यवहार भी देख रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में प्रधानमंत्री पद के लिए जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है, एक बात तो ये जो आपने कही कि अभी तो कुर्सी खाली ही नहीं है, ना होने जा रही, तो वैकेंसी नहीं है तो कैंडिडेट की क्या जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन दूसरी बात, जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद के लिए भी उस स्टैंडर्ड का, उस कद का नेता बनने के लिए लोगों को बहुत कुछ बलिदान करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा जो 20 साल पहले होता था, 25 साल पहले। एक बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं जानना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल अपने प्रवक्ताओं को, अपने लीडर को ये कहता है कि भाई जाकर के ये झूठ बोल देना है? क्या ये इस तरह की ब्रीफिंग दी जाती है आम आदमी पार्टी में कि आज ये झूठ फैलाना है? डेफिनेटली, इसीलिए एक साथ एक ही जैसा झूठ बोला जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, ईवीएम की हैकिंग का। ईवीएम की हैकिंग हुई, इसके कारण चुनाव हारे। ये पार्टी ब्रीफिंग थी, उसके खिलाफ 2 ही लोगों ने बोला। उसमें मैंने बोला कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, पार्टी के अंदर रहते हुए भी बोला। तो जिन्होंने पार्टी लाइन को क्रॉस किया और अपने मन की बात या तथ्य या सच बोलने की कोशिश की, उनके साथ नहीं बनी। और जिन्होंने झूठ बोला, कागज की ईवीएम ले जाके विधानसभा के अंदर दिखाई कि ऐसे भी ईवीएम हैक होती है, ऐसे ईवीएम हैक होती है, उनको अपने पास बैठा के रखा गया। तो पार्टी की ब्रीफिंग थी। अब जो अभी राघव चड्ढा ने बोला कि अरविंद केजरीवाल आज का महात्मा गांधी है, इससे बड़ी बेवकूफी कोई बोल सकता है क्या? इससे बड़ा ये अहंकार, अज्ञान, घमंड, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है कि आप शराब की दलाली में जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, एक दूसरे को भगत सिंह बोल रहा है, दूसरा इसको महात्मा गांधी बोल रहा है। मैंने तो पूछा, मैंने कहा ये महात्मा गांधी है तो राघव चड्ढा क्या मनुबेन है? किस प्रकार के आप बयान दे रहे हैं, किस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं? और ये अंधभक्ति, इस प्रकार का अहंकार, स्वयं को स्वयं ही, केजरीवाल का यह बयान कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है, यही बोला ना केजरीवाल ने। ऐसा बयान किसी कितना अहंकार होगा, यानी कि अपने बाप को भी बेईमान बता रहा है। मतलब अगर केजरीवाल बेईमान साबित हुआ तो केजरीवाल का बाप भी बेईमान साबित हो गया केजरीवाल के अपने बयान के मुताबिक। केजरीवाल की मां भी बेईमान साबित हो गई, केजरीवाल के बच्चे ही बेईमान साबित हो गए, अन्ना हजारे भी बेईमान साबित हो गए। देश में जितने नेता हैं, जितने अफसर हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितने पुलिस वाले हैं, जितने वकील हैं, जितने जज हैं, सब बेईमान साबित हो गए क्योंकि केजरीवाल बेईमान साबित हो गया। इससे ज्यादा आत्ममुग्ध बयान, इससे ज्यादा छिछोरी सोच हो सकती है क्या? स्वयं को स्वयं ही सर्टिफिकेट, खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही को पहले केजरीवाल ने जितेंद्र तोमर को सर्टिफिकेट दिया, लेकिन कोर्ट ने तो नहीं दिया।
फिर केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को सर्टिफिकेट दिया पर कोर्ट ने तो नहीं दिया, सोमनाथ भारती को सर्टिफिकेट दिया पर कोर्ट ने तो नहीं दिया, सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया पर कोर्ट ने तो नहीं दिया, मनीष सिसोदिया को दिया पर कोर्ट ने तो नहीं दिया। अब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहा है कि मैं ईमानदार हूं। भैया कोर्ट देगा सर्टिफिकेट या फिर जनता देगी सर्टिफिकेट? और किसके खिलाफ बोल रहे हो? जो कोर्ट, सीबीआई इन सारी जांच के अग्नि परीक्षा से निकल के आया है, स्वयं तब के निकला है। जब मोदी और अमित शाह को सीबीआई बिठा के पूछताछ करती थी तब सड़कों पे प्रदर्शन नहीं करती थी भारतीय जनता पार्टी, तब काले झंडे लेके नहीं निकले जाते थे। शांतिपूर्ण तरीके से जांच का सामना करके कोर्ट और सीबीआई की एजेंसियों की जांच से, अग्नि परीक्षा से तब कर बेदाग बाहर निकलने के बाद आज सत्ता पर बैठे। और आप तो केवल एक सम्मन आया सीबीआई का और बड़बड़ाने लगे, बिलबिलाने लगे। सम्मन पे याद आया, लोग क्यों नहीं आए बाहर? क्यों आएंगे लोग? केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने 25 लाख व्हाट्सएप भेजे थे कि केजरीवाल अरेस्ट होने वाला है, सड़कों पे उतरो। 25 लाख व्हाट्सएप, एसएमएस अलग। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हर निगम पार्षद को और हर विधायक को और पंजाब के सारे विधायकों को और सारे मंत्रियों को आदेश दिया था, जनता को लेके आओ, जनता को लेके आओ। कहाँ आई जनता? कोई सड़क पे नहीं था। 700-800 आदमी केजरीवाल के लिए सड़क पे निकले और सीबीआई के मुख्यालय के सामने 12 लोग बैठे हुए थे, 12 लोग ताली बजा रहे थे। क्या फ्रस्ट्रेशन थी। और जो हम लोगों को पता लगा है मनीष जी, ये तो रात को गालियां दे रहे थे अपनी पार्टी के लोगों को, भद्दी भद्दी गालियां कि जनता क्यों नहीं आई, पब्लिक क्यों नहीं आई, अगर मैं जेल में चला जाऊंगा तो कोई सड़क पे नहीं उतरेगा, दिल्ली में आग लग जानी चाहिए थी, दिल्ली में आग क्यों नहीं लगी। कोई नहीं निकला, खुद का कार्यकर्ता तक केजरीवाल के लिए सड़क पे नहीं निकला। इनके जितने विधायक और जितने निगम पार्षद दिल्ली में हैं, अगर वो 10-10 लोग भी उनके साथ होते तो इससे ज़्यादा लोग सड़क पे होते, जितने 700-800 लोग परसों निकल के आए हैं। दिल्ली की जनता को सब समझ में आ गया है और ये अब जमीन पे दिखाई दे रहा है। अब एक बात बताइए कि ये जो मीडिया और मीडिया का इस्तेमाल ये करता आ रहा है, क्या इनको लगता है कि भाई मीडिया के जरिए ही ये प्रधानमंत्री के रेस में चले जाएंगे? देखिए, अगर कोई मीडिया से प्रधानमंत्री बनता तो मोदी जी तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मीडिया ने लगभग 15 साल मोदी जी के खिलाफ काम किया, अभियान चलाया। देश के उस जमाने के जो बड़े बड़े पत्रकार होते थे, जो आज गलियों में घूम रहे हैं, उन लोगों ने, उनका एक मिशन ही यही था कि मोदी को रोको। और आज भी अगर आप देखें तो बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे बड़े बड़े सो कॉल्ड पत्रकारिता के इंस्टीट्यूशन आज भी इसी कैंपेन में लगे हुए हैं। मीडिया नहीं बनाता, जनता बनाती है। आपकी झूठी कहानियां नहीं बनाती, जनता एक नेता को जनता अपने तराजू में तोल रही है। जनता देख रही है, जनता देख रही है कोरोना के टाइम पे अपने लोगों को सड़कों पे भगा कौन रहा था, और कोरोना के टाइम पे एक एक के घर में राशन भेजने का काम और वैक्सीनेशन कराने का काम कौन कर रहा था। जनता देख रही है कि जब तुम्हारे तथाकथित विदेशों में पड़े हुए लोग प्रधानमंत्री होते थे, तब भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्या स्थिति थी और आज भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्या स्थिति है। आज विश्व के नेता किसके साथ खड़े हैं, जनता देख रही है। जनता भारत की बढ़ती हुई आर्थिक प्रगति देख रही है। जनता गांव में होने वाले बदलाव को भी देख रही है, आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले बदलाव को भी देख रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले। आप किस आदमी के ऊपर आसमान की तरफ थूक रहे हो? मुद्दों के ऊपर जब कुछ नहीं बचा तो गाली गलौज पे आ गए। मुझे एक बात बताइए, मीडिया स्क्रूटनाइज नहीं करती, लेकिन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो ताहिर हुसैन है या अमानतुल्लाह है, इस तरह के जो कह सकते हैं कि सड़क छाप किस्म के लोग जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, क्या वाकई ये केजरीवाल के आदेशानुसार काम करते हैं? केजरीवाल उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं? क्या ये आरोप सही है? अगर सही नहीं है तो केजरीवाल इनके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ क्या केजरीवाल का एक भी बयान है? ताहिर हुसैन जिसने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की अपने घर के अंदर, क्या उसके खिलाफ केजरीवाल का एक भी बयान है? एक भी बयान, एक भी ट्वीट या एक भी वीडियो पिछले 3 साल में कहीं पर भी अगर हो तो उल्टा डिफेंड कर रहे थे संजय सिंह डिफेंड कर रहे थे, अमानतुल्लाह खान डिफेंड कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के वकील गए हैं कोर्ट में डिफेंड करने के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि एक भी बयान ताहिर हुसैन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का दिखा दो, मैं मान लूंगा कि केजरीवाल इस साजिश में शामिल नहीं है। लेकिन एक भी, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा, केवल एक बयान या एक ट्वीट, एक पोस्ट ताहिर हुसैन के खिलाफ पिछले 3 साल में केजरीवाल ने किया है क्या? अंकित शर्मा के परिवार को सांत्वना के 2 शब्द बोले हैं क्या? मतलब दिलबर नेगी के परिवार से मिलने गया है क्या? कहां?
दिनेश खटीक के, विनोद कश्यप के, इनके परिवारों के बारे में 2 शब्द बोले हैं क्या? रिंकू के बारे में बोला क्या? राहुल के बारे में बोला क्या? डॉक्टर नारंग के बारे में बोला? किसके बारे में बोला ना? किसके बाद? किसी के दरवाजे पे जाके मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसके दरवाजे पे जाके उसके माता और पिता के कंधों पे एक हाथ रखता कि सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है? इसका मतलब तुम और मनीष सिसोदिया ने कहा था ना कि वो शाहीन बाग के साथ है। आज है मनीष सिसोदिया शाहीन बाग के साथ। जिस जेल में ताहिर हुसैन सड़ रहा है, जिस जेल में उमर खालिद सड़ रहा है, जिस जेल में खालिद सैफी सड़ रहा है, उसी जेल में मनीष सिसोदिया सड़ रहा है। अब है वो शाहीन बाग के साथ और ये ईश्वर का किया हुआ न्याय है। और केजरीवाल तो बोलते हैं बाटला हाउस के आतंकियों के फेवर में कि हम न्याय दिलाएंगे। मुझे एक बात बताइए कि मैं इसलिए ये सवाल पूछा कि देश की जनता को मालूम होना चाहिए कि ये ऐसा व्यक्ति है कि जो चुनाव जीतने के लिए दंगा भी करवा सकता है और दंगाइयों को संरक्षण भी दे सकता है। एक बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल, पिछले साल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की यात्रा निकली, उसके ऊपर पत्थर चले, दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी मेधालाल जी को गोली लगी, वो घायल हुए, गोलियां चली, पत्थर चले, अंसार की गिरफ्तारी हुई। इस साल दोबारा वहां पे हनुमान जयंती की यात्रा निकलनी थी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं था उस यात्रा में जाके खड़ा होता, लोगों को ये बोलता कि यात्रा निकलेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक भी पत्थर नहीं चलने दूंगा? अपने साथ 4-5 मुस्लिम नेताओं को साथ में लेकर मुस्लिम नेताओं को ले जाता, साथ में हिंदू नेताओं को ले जाता, उस यात्रा में खड़ा होता, दिल्ली का हिंदुओं का भरोसा जीतने का एक कदम उठाता, लोगों को यह भरोसा दिखाता कि दिल्ली की सरकार हनुमान जयंती हनुमान भक्तों के साथ में खड़ी है। उस यात्रा में इस बार मैं गया था, वहां पे खड़ा हुआ था, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का उस जगह का एमएलए, दिल्ली का कोई मंत्री क्या आया? तो क्या अगर यही घटना मुसलमानों के साथ हुई होती, उनकी किसी यात्रा को रोका गया होता, तो केजरीवाल उनके साथ नहीं खड़ा होता क्या जाकर? सबसे आगे खड़े हुए। तो फिर क्या वो क्या एक ही समुदाय के मुख्यमंत्री हो क्या? ये जहांगीरपुरी का एग्जाम्पल सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। और मैंने उस दिन भी ये सवाल पूछा था कि अगर आप सबके मुख्यमंत्री हो, हर दिल्ली वाले के, तो इस हनुमान जयंती की यात्रा में सबसे आगे खड़ा होना चाहिए था कि ये यात्रा निकलेगी और एक भी पत्थर नहीं चलेगा, और चलेगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर लगेगा। ये जिम्मेदारी लेके केजरीवाल को निकलना चाहिए था, या उनके विधायक को, उनके मंत्रियों को निकलना चाहिए था। कोई नहीं गया था मनीष जी वहां पर, मैं गया था वहां पर। एक और सवाल है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं 2024 में नहीं, 2029 में या आगे कभी, ये खालिस्तानियों के साथ क्या रिश्ता है इनका? खालिस्तानियों के पैसों से पार्टी को खड़ा करने का सपना देखा, और ये आज का नहीं है, ये 2014 के समय से है। और तब भी जब मैंने अनशन किया था, मैंने ये सवाल उठाया था कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आशुतोष, दुर्गेश पाठक, इनकी विदेश यात्राओं के डिटेल सार्वजनिक करे जाएं। कनाडा में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में किन लोगों के घरों में ये लोग रुके, किन लोगों के साथ इनका लेन देन हुआ, और वहां से जब वापस आए तो क्या लेकर आए? ये सवाल तब भी मैंने पूछा था और आज भी मैं पूछ रहा हूं। कनाडा में और जर्मनी में आम आदमी पार्टी के नेता क्यों गए थे, कब गए थे, और वहां पे किन लोगों के साथ रुके थे? और उसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल एक कन्विक्टेड खालिस्तानी आतंकवादी के घर में रुका था, और आज उसकी कीमत पंजाब चुका रहा है। आज पंजाब के जो हम हालात देख रहे हैं, आज अगर पंजाब में चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी जीत के नहीं आने वाली, क्योंकि लोगों ने 1984 का, 1982, 81, 83 का जो विष था, जो भय था, वो आज लोग दोबारा महसूस करने लग गए हैं। और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गलत लोगों के हाथ में ये तो कठपुतली है। जिस खालिस्तान की पीठ पे सवार होकर केजरीवाल अपनी राजनीति करना चाहते थे, आज वही खालिस्तानी बैताल केजरीवाल के कंधे के ऊपर सवार है। और केजरीवाल एक सवाल केजरीवाल से जरूर पूछना चाहूंगा कि वहां तुम्हारी सरकार है, और 2 दिन पहले वहां एक लड़की जिसके गाल के ऊपर तिरंगा झंडा बना हुआ था, एक शख्स ने उसे गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसने से मना कर दिया। पुलिस ने उस शख्स को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आप खुद को कहते हो कि कट्टर देशभक्त हूं, और पंजाब के अंदर तिरंगा गाल पे बनाना ये जुर्म हो गया? मनीष जी, आम आदमी पार्टी का झंडा सफेद रंग का होता था। पंजाब चुनाव से कुछ दिन पहले रातों रात आम आदमी पार्टी का झंडा और खालिस्तान का झंडा एक रंग का कैसे हो गया? कैसे बन गया पीले और नीले रंग का झंडा? किस कारण से बन गया पीले और नीले रंग का झंडा? आज आप खालिस्तान का झंडा और आम आदमी पार्टी का झंडा एक साथ रख के देख लीजिए, कौन सा झंडा किस झंडे से मैच करता है। किसने लिया ये निर्णय कि खालिस्तानी रंगों में आम आदमी पार्टी का झंडा बना दिया जाएगा, पूरे देश में वही झंडा लगाया जाएगा? किसने लिया ये निर्णय? ये कोई छोटा निर्णय तो नहीं है। पार्टी का झंडा अपने खालिस्तानी झंडे से, खालिस्तानी रंगों से मैच करता हुआ बना दिया रातों रात। किसके पैसे से, किसकी मजबूरी से, क्या ये कारण थे? ये सवाल पंजाब के लोग भी पूछेंगे, दिल्ली के लोग भी पूछेंगे और देश के लोग भी पूछेंगे।
मतलब ये कि इज़ अ वेरी डेंजरस पर्सन। इसका मतलब तो यही है कि आप दंगाइयों के साथ हैं, खालिस्तानियों के साथ हैं, नक्सलियों और सेपरेटिस्ट लोगों के साथ तो आप पहले से ही थे, और ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इस जन्म में तो बनने नहीं वाले। इस जन्म में तो केजरीवाल प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। उसके लिए उनको शायद और कई जन्म लेने पड़ेंगे, बार बार लेने पड़ेंगे, न जाने कितने पापों से स्वयं की मुक्ति करानी पड़ेगी। इस जन्म में केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। कुमार विश्वास ने तो यही कहा था कि वो पंजाब का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देखिए यार, सपने कोई भी देख ले, सपने कोई भी देख ले। शीश महल में रहने के सपने जरूर देख सकता है, लेकिन उस शीशे के टुकड़ों से खुद के हाथ काट के घूमने वाली स्थिति हो जाएगी। मानसिक रूप से विक्षिप्तता की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में लोग उनको जिन उपमाओं से नवाजेंगे, वो उपमा देश की राजनीति में किसी भी नेता को दी नहीं गई होगी। जिस प्रकार की नफरत, जिस प्रकार की अपनी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, देश की राजनीति में शायद इस प्रकार की भद्दी भाषा किसी व्यक्ति ने पहले नहीं बोली है, इस प्रकार की अशिष्टता किसी ने नहीं की है, इस प्रकार का दुर्व्यवहार किसी ने नहीं किया है, इस प्रकार के भ्रष्टाचार में आखंड डूबने के बाद भी स्वयं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिया है। मुझे लगता है कि देश में राजनीति में एक बहुत बुरे एग्जाम्पल के तौर पर केजरीवाल को याद किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता को ये समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई नटवर लाल है जो लोगों को ठग कर वोट लेता है, तो इसके अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं है। खतरे से हम आगाह आपको कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।